मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का करियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम डीएसएसबी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको स्पेशली पीआरटी के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उनको हम डिस्कस करेंगे। और कौन सा पार्ट? रीजनिंग और मैथ्स। देखो, जीएस का पार्ट भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इंग्लिश का पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, बट इंग्लिश में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो देखो, काफ़ी हद तक आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, बट एक्सपर्टीज़ मेरी नहीं है। बट कभी टाइम लगेगा तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। अगर आप बोलोगे तो भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन जीएस के क्वेश्चंस में क्या है कि बहुत वास्ट है, और जीएस में ना तो कभी खुद से क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ता हूँ, ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। आपको प्रॉपर जीएस पढ़नी है तो आप उसके अंदर जाके, चाहे आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ो, ओवरव्यू पढ़ो, चाहे डीप जाके पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो। क्वेश्चन के हिसाब से कभी भी आप जीएस करोगे तो आपको कभी बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। इसलिए मैं वो पार्ट भी क्वेश्चन वाइज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो दो जो मेन पार्ट हैं, रीजनिंग और मैथ्स, वो हम यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कस करते आ रहे हैं। और इस शिफ्ट का हम रीजनिंग का ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपना हम करने वाले हैं मैथ्स को। तो जल्दी से हम बिना किसी देरी के अपने पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं कि भाई, ताकि वीडियो छोटी से छोटी हो और आप लोगों को कम से कम परेशानी हो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक एबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। वही कहने का मतलब ये है कि जितने प्रेजेंट थे उसमें से 75% ही पास हुए। अगर 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या क्या है? अब कहने का मतलब ये है कि अगर 5050 फेल हुए हैं तो बताओ टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे, अपीयर हुए थे एग्जाम में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अभी हम तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम इसमें अगर ध्यान से देखें कि जो 75% है वो उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? जितने प्रेजेंट थे उसमें से फेल हुए 25%। और 25% की वैल्यू दी गई है 50-50। 50-50 10 नहीं, तो ये आपकी 50-50 है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितने प्रेजेंट थे, अपीयर कितने हुए। 100% अपीयर हुए, उसमें से तो हमने देखा ना कि 75% पास हुए, 25% फेल हुए। अब हमें 100% बताना है, तो 50-50 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ठीक। तो 202 के पीछे 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट। अरे यार, ये पेपर ऐसा डाउनलोड होगा, इसमें फिगर्स डाउनलोड ही नहीं हुए। अब नीचे दिया पाई चार्ट है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई पेपर डाउनलोड ना हो। तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्योंकि पाई चार्ट दिया ही नहीं हुआ है। उससे नेक्स्ट देख लेते हैं कि 480 मीटर लंबी एक ट्रेन है, खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब ट्रेन की स्पीड बतानी है। एक बंदा यहाँ खड़ा है, ये बंदा है। अब एक ट्रेन है यहाँ से जा रही है। अब वो खड़े हुए आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। अब आदमी की कोई विड्थ थोड़ी है, कोई लेंथ या विड्थ नहीं है, तो वो पार करेगी कौन से डिस्टेंस को? खुद जितनी लंबी है ना, जितनी वो लंबी ट्रेन है, वही डिस्टेंस कवर करेगी कितने सेकंड में? 24 सेकंड में, इस आदमी के कंपैरिजन में, ठीक। तो उसका जो लंबाई है वो है 480 मीटर। कितनी सेकंड में पार कर रही है? 24 सेकंड्स में। तो इतना स्पीड होगी उसकी 40 ना मीटर पर सेकंड। तो 24 दूनी 48, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आपको पता ही है कि मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं, तो हम 18/5 करते हैं। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 करते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो 5 चौका 20 और 18 चौका 72, यह आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है।
यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें हमें बोला गया है कि एक कोई चीज बेच रहा है 500 रुपये में, और उसी चीज को वो 400 रुपये में भी अगर बेच दे, तो जितना 500 रुपये में बेचने पे उसे प्रॉफिट हुआ था, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो 400 रुपये में बेचने पे उतने का ही लॉस होगा। ठीक, अगर ऐसा है तो इसके बीच की वैल्यू नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी चीज को समझें कि भाई 500 रुपये में मतलब SP1 है ये विक्रय मूल्य फर्स्ट, और ये SP2 है 400 रुपीज। अब 500 रुपये में जितना बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो 400 रुपये में बेचने पे उसको इतना ही लॉस हो रहा है। लाइक बीच की कोई वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस की 450, तो 450 वैल्यू है, तो 50 रुपये का यहाँ पे अगर मैं देखूं प्रॉफिट हो रहा है, और इसके हिसाब से देखूं मैं कॉस्ट प्राइस को इस कलर से कर देता हूं, अगर इसके कंपैरिजन में देखूं तो 50 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक, सॉरी ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। तो ये ही चीज हमें बोली गई है कि भाई दोनों इक्वल मतलब उतने का ही हो रहा है, तो 50-50 का हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य 350 रुपये, हमें कॉस्ट प्राइस का तो पता चल गया है, अब हमें नया SP बताया, कोई SP3 है 350 रुपीज, तो बताओ लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंटेज कितना होगा। हमें तो पता ही है कि 450 CP है और SP 350 है, तो लॉस होगा 100 रुपये का, और परसेंटेज निकालना है तो 450 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सिनेमा 45 5 दूनी 10, 200 डिवाइड बाई 9, ये कर दो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा। ये देखो आपका आंसर है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा उनके वर्गों का योग 468 है, तो संख्याओं का योग क्या है। अब देखो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं AB, उनकी मल्टीप्लीकेशन है 216 रुपये याद आ रहा है 216, और उनके स्क्वायर्स का सम है 468, और हमसे पूछा क्या है A + B। देखो इसमें है समझने की वाली बात। समझने वाली कौन सी बात है, हमें ये दिया गया है और हमें ये दिया गया है, पूछा ये है क्या आप इन तीनों में कोई कोरिलेशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। ठीक, तो हमें AB भी पता है, अब ये चीज भी पता है, A² + B² भी पता है, और AB भी पता है, तो हम क्या A + B नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, ये तो देखो थोड़ा सा आपको है ना, ये फॉर्मूले पे पकड़ बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा उस तरीके से कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो ये AB इतना है, तो 2AB कितना होगा, 2 से गुना कर दो, 216 को 2 से गुना करूंगा मैं तो कितना होगा 432। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 432, ये हो गया A² + B² 468 हो गया, और ये है A + B का होल स्क्वायर के इक्वल, इनको मैं जोड़ दिया 800 900 900 हो गया, तो A + B का होल स्क्वायर 900 हो गया, तो A + B कितना होगा, ±30 होगा, बट हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो 30 आ गया, A + B 30। तो हमसे पूछा भी क्या ये A + B है, और हमारा आ भी गया A + B, तो आपका आंसर है। देखो आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि दो चीजें दे रखी हैं। ठीक, अगर ये सिंपल A + B दिया होता है ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट खुद से उसने स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर का सम दिया हुआ है, तो आपको ये निकालने में बहुत आसानी है। ठीक, अरे यार यहाँ भी फिगर नहीं है ये क्वेश्चन में भी ये पूछा है इकाइकांक कौन सा है, अरे किस में बताएं इकाइकांक कौन सा है। चलो मैं आंसर करता हूँ, 5 होगा। ठीक है 5 आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ना इसमें जो आपकी फिगर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, ये वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, जो अवेलेबल है वही करते हैं। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वृत्त की परिधि एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई के बराबर है।
इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ या समझा देता हूँ कि भाई एक सर्कल का एरिया इतना दिया हुआ है और उसी सर्कल का जो पैरामीटर है वो किसके बराबर है, एक क्यूब में सबसे लंबा कोई डंडा बोल लो या कोई कुछ भी डंडी बोल लो, सबसे लंबी जो सीधी डंडी रखी जा सके उसके बराबर है किसका पैरामीटर, उस सर्कल का पैरामीटर। तो अब हमें जो ये क्यूब है, जो ये क्यूब की बात हुई यहाँ पे, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 पाई आर, सॉरी क्षेत्रफल की बात है ना, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर मतलब है 22/7 आर स्क्वेयर 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक, अब मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 का 66, 11 अट्ठा 88, 2 पे 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाई 7 और आर इज इक्वल टू, ये 12 सत्ता 84 होता है। 12 इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 ये 12 सत्ता 84 गुना 7, 84 को मैंने ये लिख दिया 4 12 सत्ता 84। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा और इनका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, तो 7 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 14√3। आर की वैल्यू आ गई 14√3। ओके, अब हम चलते हैं, उसका पैरामीटर निकालना है। ठीक, पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर। पैरामीटर होता है भाई 2 पाई आर। आर की वैल्यू है 14√3। 7 से गया, अरे 7 दूनी 14, तो 22 चौका 88√3। तो यहां से जो पैरामीटर निकल के आया वो आया 88√3। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो डिस्कस करते हैं। एक क्यूब बोला गया है, एक क्यूब क्या है, ये देखो मैं एक क्यूब बना देता हूं। ज्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। अरे यार, तो ये क्यूब बना दिया, 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश रही है मेरी, आई होप ताकि समझ में आए। अब बल्कि ये पीछे वाला पोर्शन था, ये आगे वाला था, ये तो सॉलिड बनाना था ऐसे, और ये पीछे वाला पोर्शन वो बनाना था। चलो कोई बात नहीं, एक, अरे देखो ये बन गया 3D स्ट्रक्चर। अब इसमें हमें जो देखने वाली बात है वो क्या है, जो ये पॉइंट है ना, ये आगे है फ्रंट में, ये पॉइंट है, ये पीछे है। अगर आप एक कमरे को इमेजिन करोगे, क्यूबिकल कमरे को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ना वो सबसे बड़ी होती है क्यूब में। ठीक है, ये आगे वाला पॉइंट है, पीछे वाला है। तो जो ये लंबाई है ना, पैरामीटर है ये इसके इक्वल है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो मैं एक और चीज समझा देता हूँ, आपको आगे भी काम आएगी। जो क्यूब का ये वाला जो है, ये दो फेस है, ये सिंपल एक फेस है, ये और ये 6 फेस हैं। 6 फेस का जो डायगनल है उसकी वैल्यू होती है √2a। ए इज दिस साइड, और जो ये है ये होती है √3a। ठीक, अब हम सबसे लंबी जो वैल्यू है यही है √3a, तो इसके इक्वल दिया गया है। तो √3a इज इक्वल टू 88√3। √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 88। अब हमसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है, जो कि होता है 6a²। तो 6 इंटू 88 इंटू 88। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, आपको कंप्लीट जो कैलकुलेशन है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए। 6 अट्ठा 48, 48 अट्ठा या 8 अट्ठा 64, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा। यूनिट डिजिट इसमें 4 है, आंसर आपका वही है। कंप्लीट आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। ठीक है, यही चीज़ है जो कि आपको एक जो एग्जाम परस्पेक्टिव से जो भी थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन है वो आपको समझा सकता है। दैट्स व्हाई यू आर हियर।
ताकि मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँ और आप उसको अप्लाई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत वृक्षों के मध्य की दूरी समान हो। सबसे पहली बात तो 90 पेड़ हैं जो एक ही लाइन में लगाए गए हैं और दो पेड़ों के बीच में, किन्हीं भी दो पेड़ों के बीच में जो उनका जो डिस्टेंस है वो सभी का इक्वल है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक बस पहले और सातवें पेड़ तक, पहले पेड़ से को क्रॉस करने के बाद सातवें तक पहुंचने में 30 सेकंड लेती है। तो आप बताओ कि 11वें पेड़ और 46वें पेड़ के बीच में डिस्टेंस क्या है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट जो पेड़ है, ये फर्स्ट पेड़ है, ठीक है, फर्स्ट पेड़, और ये 7th पेड़, इनके बीच का गैप कितने होंगे? दूसरा पेड़ लगा होगा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके टोटल गैप होंगे 6 गैप्स। तो 6 गैप्स को कवर करने में टाइम कितना लेती है? 30 सेकेंड्स। अब हम देख रहे हैं कि भाई 30 सेकंड में, और उसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। इस स्पीड से 30 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करती है? 18 तिया 54, ठीक, 5 तिया 15 तिया 45, 450 मीटर। इसका मतलब क्या है? जो 6 गैप्स है ना, उनकी जो वैल्यू है वो है 450 मीटर। अब हमें डिस्टेंस बताना किसका है? 11वें और 46वें पेड़। जैसे हमने 7 में से 1 माइनस करके निकाला है, 6 गैप्स निकल के आया, ऐसे ही हम 46 माइनस, इसको कर लेते हैं 46 माइनस 11 कर लेते हैं, आ गया 35 गैप्स। अब 35 गैप्स का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 35 गुना ये 6 का है, तो इसको 450 डिवाइड बाई 6 ना कर लो, 1 का आ जाएगा, 1 का इतना है तो 35 का कितना होगा? 35 से मल्टीप्लाई कर दे रहा। तो 6 से मैं डिवाइड करूंगा, 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो 6 सत्ता 42, 6 पंजा 30, 35 और 75 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 चौ 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 पंजे 15, असल आ गया 1, 3 सत्ता 21 और 1 22, 5 7 5 12, 6 26 25, देखो आ गया आंसर। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, है ना, दिमाग में लोड नहीं लेना कि क्या है ये पेड़ दे रखे हैं, बस थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है भाई, ये एलोय है ए, ये एलोय बी है, एलोय ए 72 किलो और एलोय बी 70 किलो का आपस में मिलाया जाता है। ए में क्या क्या है? टीन है भाई, ए की बात कर रहा हूं मैं, ए, तो जो ए है, ए ले लेता हूं मैं, ठीक, ये है ए और ये है बी, ठीक, और ए में टीन है और क्या है? कॉपर है, टीन है और कॉपर है दोनों में। ओके, उनके क्या क्या रेशियो है? पहले वाले में है 3:6, बी वाले में है 4:3। ये ए कितना है दे रखा है? ए दे रखा है 72 और बी दे रखा 70। 72 है तो 6 और 3 कितना होगा? 9, 9 गुना 8 करेंगे तो इट मीन्स एक की वैल्यू 8 है, तो 3 की कितनी होगी? 24। एक की वैल्यू 8 है और 6 की कितनी होगी? 48। मतलब हमने इसको 72 किलोग्राम में तोड़ लिया इनकी रेशियो को, तो हमें पता चल गया भाई 24 किलो तो टीन है और 48 किलो कॉपर है। सेम इसको तोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 टोटल कितना है? 70, तो गुना 10, तो इनकी गुना 10 कर देंगे, 40 किलो तो टीन है और 30 किलो कॉपर है। अब इनको जोड़ लो, इसमें हमें जस्ते का भार बताना है, नई मिश्र धातु, नई एलॉय बनेगा जो इन दोनों को मिलाने के बाद बनेगा, तो उसमें हमें जस्ते का भार बताना है, मतलब टीन। 24 और 40 कितना होगा भाई? 64, तो 64 किलो, 64 किलो आंसर हो गया। नेक्स्ट, बोर्ड मास आपने पढ़ रखा है, आपको पता भी है, तो बोर्ड मास हम सीधा यहाँ लगा देंगे, 104 डिवाइड बाई 26 गुना 5, ठीक, तो 13 दूनी 26, 13 अट्ठा 104, 2 चौका 8, 4 पंचा 20, मतलब ब्रैकेट में जो है वो तो है भाई 20, उसके बाहर है प्लस 8 दूनी 16, पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी 16 माइनस 6। अब आप देखोगे 16 में से 6 गया कितना? 10, 20 और 10 30, 30 इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का 1/3 का 1/5 का मान 8 है तो संख्या का 1/5 मान क्या होगा? ठीक,
अगर किसी संख्या का x है, मान लो कोई संख्या, उसका 1/3 का 1/5 की वैल्यू 8 है, तो हमें 1/5 बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम 1/5 को एज इट इज रखेंगे, हम इसको क्यों छेड़ेंगे? अगर चाहो तो आप x की वैल्यू निकाल के उसका 1/5 भी कर सकते हो, लेकिन जब हमसे पूछा ही सेम चीज गया है तो हम इसको निकाल लेंगे अलग, इसको अलग निकाल लेंगे। तो होगा क्या, x का 1/5 निकालना है हमें, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो 24 नहीं हो जाएगा। ठीक है, आंसर 24। यदि चीनी का मूल्य 20% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपए में 20 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या होगा? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। इसका आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स, जो फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं, उसमें लिखना है। 2 फॉर्मूले बताऊंगा बल्कि। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू पुट करो, छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी वो करो, आंसर आपके सामने। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका, 2 प्राइस हैं, जैसे ये नया मूल्य है तो रिड्यूस्ड या इंक्रीज्ड वैल्यू, इसका मतलब है ये न्यू है, ये न्यू प्राइस है, या तो घटेगा या बढ़ेगा किसी भी प्राइस से, या तो घटा या बढ़ा तो न्यू प्राइस ही हो गया ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है भाई परसेंटेज प्रॉफिट, या और लिख दो इसको, प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाई 100, ये भी परसेंट ही है। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया रुपीज, कितने रुपीज एक्स्ट्रा लगा के, मतलब कितने रुपीज में वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है। ठीक, अब जो ओरिजिनल प्राइस है, जो उसको पुराना प्राइस है, ओरिजिनल बोल लो या ओल्ड बोल लो, ओल्ड प्राइस जो एक्चुअल में प्राइस था उस वो निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा तो 100 में जुड़ेगा, लॉस होगा तो 100 में से माइनस होगा। ठीक है, ये याद रखना। रुपीज और क्वांटिटी सेम है, आपको जो भी निकालना निकालो। अब हमसे नया मूल्य पूछा, न्यू प्राइस, मतलब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो सीधा सीधा पुट कर दो, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जो 20% से कम किया जाता है तो वैल्यू कम की गई है, हाँ, तो 20% देखो कम किया है, मतलब भाई उसने लॉस के हिसाब से कम किया है। भाई हाँ, कम कर देता हूँ, खरीद नहीं रहे, मैं अपना लॉस खा लूंगा, लेकिन मेरे पैसे, मेरी चीज बिकनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति फिर उस हिसाब से 2500 रुपए में कितना, 20 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। ठीक, तो 20 से 20, 100 से ये गया, तो आगे कितना, 25 किलोग्राम, सॉरी 25 रुपीज पर किलोग्राम, ये रुपीज 25 पर किलोग्राम, ये आपका न्यू प्राइस आ गया। ठीक, ये देखो 25 रुपए, इन्होंने प्रति किलोग्राम पूछा है तो 25 रुपए, और ओरिजिनल प्राइस पूछा होता तो बस यहाँ पे नीचे 80 आ जाता, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा, ये याद रखना। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? समचतुर्भुज क्या है? रोम्बस। रोम्बस का आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस वो होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 क्या है? फर्स्ट डायगोनल, d2 सेकंड डायगोनल, जो कि इक्वल नहीं होते हैं। तो हमें दे रखा 252, ए की वैल्यू दे रखी है 14, तो हमें सेकंड की पूछिए, विकर्ण मतलब डायगोनल, 2 सत्ता 14 और 7 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 या 21 और 42, 7 छिका 42, तो d2 इज 36 सेंटीमीटर। तो आपको 36 इसका आंसर है। ओके, तीन संख्याओं का अनुपात ये है, उनका गुणनफल इतना है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? देखो भाई, उनका गुणनफल का मतलब क्या है, ये तीनों संख्याएं 2:3:5। जब भी ऐसा बोला जाए ना तो डायरेक्ट नहीं करना, उनकी गुना में आपके आपसे क्या गलती हो सकती है मैं बताता हूँ। आप डायरेक्ट कर लोगे तो 5 × 15 = 30, 30 से आप इसको डिवाइड करोगे, आपका आंसर नहीं आ पाएगा, फंस जाओगे। ऐसे में आपको x मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x 3x और 5x इसको मान लो। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 × 6 = 50, 30x³ इज इक्वल टू 810। मैं यहां से कैंसिल करूं तो ये हो गया 27, x³ इज 27, देन x इज 3, तो भाई x की वैल्यू 3 आ गई है।
अब हमसे कोई भी पूछे तीनों संख्या का योग क्या है, इन तीनों को जोड़ लो, 5 3 8 और 2 10, तीनों संख्याओं का योग है 10x और x की वैल्यू है 3, तो 10 गुना 3 भाई कितना 30। देखो यहाँ पे गलती होने के चांस क्या है, कई बंदे x मानने से कतराते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे मैथ्स के विजार्ड ने बोला है कि x मान के क्वेश्चन नहीं करना। भाई x मान के क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपसे सिली मिस्टेक्स यहाँ पे ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो x मान लेना, कई बार x को सोच लेना भी कई बार अच्छा होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कार्य ए बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किया जाता है। ठीक है, ए और बी ने मिलकर कार्य का 30% भाग पूरा किया और बी और सी ने मिलकर 80% पूरा किया। तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? ओके, अब हमसे बोला गया है कि ए और बी मिलके कितना परसेंट काम करते हैं, 30%, और बी और सी मिलके कितना काम करते हैं, 80%। अब एक बात बताओ, जो बी है वो बी यहां भी काम कर रहा है और बी यहां भी काम कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स बी का काम है दोनों जगह जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये टोटल काम है ना 100% से ज्यादा जा रखा है। हम क्या करते हैं इसमें, देखो कैलकुलेशन करने का ये नहीं है कि भाई हाँ मैं इसका आंसर निकालूंगा, आंसर नहीं निकलेगा इसमें, सिर्फ इसलिए इन्होंने पूछा है कि बस ये बताओ कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तो इस केस में हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा भाई, ए को निकम्मा मान लिया। ए है भाई निकम्मा, कोई काम नहीं करता, 0% काम किया उसने 30% में से, बस खड़ा खड़ा देखता रहा। बी अपना लगा रहा, अपना खून पसीना एक कर दिया उसने, तो बी को मैंने मान लिया कि भाई 30% काम किया उसने यहाँ पे। अब बी की एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी, वो चाहे ए के साथ काम करो चाहे सी के साथ काम करो, तो 30% उसने काम किया तो 30% क्या यहाँ भी नहीं करेगा। ये आइडियल सिचुएशन है जहां पे ए को निकम्मा माना हमने, और फिर ए को कितना भी मानो तो सी की वैल्यू ज्यादा ही आएगी। इस केस में सी की वैल्यू कितनी आएगी, 50%। मतलब कहने का ये है कि उतने ही टाइम में सी 50% काम करता है, बी 30% काम करता है और ए निकम्मा है 0। तो सबसे एफिशिएंट कौन हुआ, सबसे एफिशिएंट हुआ सी, तो आंसर है सी। अगर यहाँ पे हम 10 मान लेते, फॉर एग्जाम्पल ए को 10 मान लेते, बी को 20 मानते, बी यहाँ 20 होता तो सी का 60% आता, मतलब सी और भी ज्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन हमने क्या है कि बिल्कुल वैसी कंडीशन लेनी है जिसमें हमें बिल्कुल क्लियर आंसर मिले, इसलिए हमने ए को निकम्मा मान लिया, क्योंकि बी तो दोनों में काम कर रहा है। ओके, नीचे गए दिए गए दंड चित्र इसमें भी दंड चित्र नहीं दिया हुआ भाई, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या है भाई। 9 के 9 मल्टीपल्स हैं, उनका हमें एवरेज बताना। कुछ नहीं भाई, 9 का पहाड़ा आपको आता है, 9 की टेबल आती है, 9 की टेबल लिखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजा 45, 9 छिका 54, 9 सत्ता 63, 9 अठा 72 और नेमा नेमा 81। 9 तक ही बोला, 9 मल्टीपल तक, 10 90 हो जाता है। अब एक बात बताओ जो पहले 4 अंक हैं, मतलब पहले 4 नंबर और आखिरी के 4 नंबर हैं, तो ये 4 हैं, ये 4 हैं, उनके बीच का नंबर कौन सा है, 45। भाई 45 आप देखोगे ना, आप एक दिमाग में ये बात सेट कर लो कि कभी भी इक्वल डिफरेंस हो ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तो जो बीच वाली संख्या है वही एवरेज होती है। औसत पूछा मतलब एवरेज पूछा है। अगर इवन नंबर है मतलब 90 तक होता तो फिर हम 5th और 6th का जो एवरेज होता वो लेते, लेकिन यहाँ पे ओड नंबर्स दे रखे हैं, लाइक 9 गुणांकों का पूछा है, तो बीच वाला सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 45, इसलिए 45 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है, ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है, ये तो आप तुरंत ऐसे काट पीट करके आपको बता दो 248 रुपए है जी, इसमें कुछ हुआ नहीं था। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक संख्या ये है, ये कौन सी, ये 90 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो y माइनस एक्स का मान क्या है, वैल्यू क्या है भाई। जब भी आपको आपने देखा कि भी लास्ट में 0 है, जिससे भी हम डिवाइड करें उसके लास्ट में 0 है, तो आपके नंबर के लास्ट में भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इट मीन्स x की वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो अपनी एक चीज कंफर्म हो गई है कि x की वैल्यू 0, तो नंबर ये बन गया है। अब 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसके अंकों का जोड़ भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 8 13 और 7 20, मतलब y प्लस 20 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो
ऐसी कौन सी संख्या लूँ मैं छोटी से छोटी जो 9 से डिवाइड करवा दे इस कंप्लीट को। तो जो y है, y की वैल्यू है ना यहाँ 7 होनी चाहिए, क्योंकि 27 है तो वो 9 से डिवाइड हो सकता है, 3 पे जाता है। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7। y की वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो इसका आंसर 7 है। 7 कैसे है, क्योंकि इन्होंने y माइनस एक्स पूछा है, तो y माइनस एक्स क्या होगा भाई, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। ओके, तो दोस्तों आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसा हमसे पेपर डाउनलोड हो गया जिसमें कुछ चित्र नहीं दिए गए, और जिनकी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, हम उस क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो आगे से कोशिश करूँगा, या जो भी देखो मुझे मटेरियल मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट हो, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट नो प्रॉब्लम, अगली बार हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।